नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं विशेष वर्गों से संबंधित कुछ स्पेशल आयोग बनाए गए हैं, उनके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो दोस्तों, जानेंगे इसके बारे में, कब इसका गठन किया गया था, कितना जो है इसका कार्यकाल होता है और कितने जो है इसकी संरचना होती है, कौन कौन इसमें शामिल होता है। तो दोस्तों, इसमें हम पूरा जो है डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए पीएससी अड्डा के साथ। और दोस्तों, आपकी तैयारी के लिए हैं चंद लाइनें कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, आपने जो तैयारी में लगे हैं और आप जो मंजिल पाना चाहते हैं, वो आप स्वयं के लिए जो वादा किया है उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं, किसी और के दबाववश नहीं कर रहे हैं। तो इसी मोटिवेशनल जो है थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। तो दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग को समझने से पहले मैं आपको हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जो भारतीय समाज किस प्रकार से था, उनको जो है शॉर्ट रूप में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आप राष्ट्रीय महिला आयोग को समझने में जो है अच्छे से क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, जब हम प्राचीन भारत की बात करें तो ऋग्वैदिक काल से लगाकर 7वीं सदी तक जो इंडियन जो हमारा था भारत, प्राचीन भारत, तो उस समय जो भारतीय समाज था उसमें महिलाओं को कुछ अधिकारों को छोड़कर जो है काफ़ी स्वतंत्रता और काफ़ी जो है अधिकार दिए गए थे। परंतु जब 7वीं सदी से जो है इनमें अधिकारों में कमी आने की शुरुआत होती है और उन पर जो है अत्याचार या फिर हम कहें तो महिलाओं का जो शोषण है वो बढ़ने लगा। जैसे कि जो सती प्रथा है वो भी स्टार्ट 7वीं सदी से हुई थी, और उसके बाद जो है देवदासी प्रथा, नियोग प्रथा और बाल विवाह, इस प्रकार से जो प्रथाएं थी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकार में कमी करने और उन पर अत्याचारों को जो है बढ़ाने से संबंधित ये जो प्रथाएं थी वो प्रचलन में आने लगी, और हमारा जो भारतीय समाज था वो कहीं ना कहीं जो है बिगड़ने लगा। तो जो धीरे धीरे ये प्रथाएं, ये जो कुरीतियाँ थी वो हमारे समाज में व्याप्त होने लग गई, और ये बाद में इन पे कोई ध्यान न देने के कारण जब हमारा मॉडर्न इंडिया आ जाता है तब वहाँ पर ये एक विकराल रूप में हमारे सामने आती हैं। और इस दौरान कई जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उन्होंने समाज सुधार और धार्मिक सुधार आंदोलन जो है इसके लिए चलाए, जिससे इनकी जो समस्याएं थी महिलाओं संबंधित, चाहे वो जाति भेदभाव या फिर अस्पृश्यता, इस प्रकार से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी उनको लेकर जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए जा रहे थे, उनसे कहीं न कहीं इनकी जो इनमें कमी दिखने लगी हमें। और उसके बाद जब हम आज़ाद हो गए और वहाँ पर हमारा संविधान लागू हो गया तो काफ़ी कुछ अधिकार जो है महिलाओं को दे दिए गए, परंतु जो हमारा भारतीय समाज था उसमें ये जड़ जो है विद्यमान रह गई, और जो मानसिकताएं इतने सालों से तैयार हो चुकी थी वो अभी भी कहीं ना कहीं बनी हुई हैं, जिनसे हमारी मानसिकता जो है चेंज नहीं हो पाई है। तो आज भी वर्तमान में कई जो है प्रकार से महिलाओं का शोषण जो है किया जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं, और उन्हीं को जो है सुधारने के लिए या फिर जो महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए ये राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रावधान हमारे भारत में किया गया। तो जो भारतीय संसद थी इनके द्वारा कानून बनाकर एक एक्ट जो पारित करके राष्ट्रीय महिला आयोग को 1990 में एक अधिनियम जो है पारित किया गया, और उसके माध्यम से 10 जनवरी 1992 को एक आयोग गठित कर दिया गया जो एक सांविधिक निकाय है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर मेरी इस शॉर्ट हिस्ट्री की जो कहानी है उससे आप समझ चुके होंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में भी क्या भूमिका रहेगी, क्या किस कंडीशन की वजह से राष्ट्रीय महिला आयोग को बनाया गया है, और आप भी इससे काफ़ी परिचित भी होंगे। तो दोस्तों, जब ये तारीख जो है आपको याद कर लीजिए कि 10 जनवरी 1992 में एक जो लाया गया था संसद के द्वारा 90 में, उसके तहत जो है ये गठित हो गया राष्ट्रीय महिला आयोग। अब दोस्तों, यह जो है एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के जो संवैधानिक हित हैं, यानी कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता, या फिर जो महिलाओं संबंधित कानूनी जो सुरक्षा के उपाय हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस प्रकार से जो संवैधानिक हित हैं और उनके लिए
जो कानूनी सुरक्षा उपायों को ये लागू कराती है। जिस प्रकार से जो भी महिलाओं संबंधित कानून बनाए गए हैं उनको जो है उपायों को लागू कराने का भी ये कार्य करती हैं। तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट लाइंस के माध्यम से यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये इकाई जो है या तो शिकायत आने पर कार्य करती है या फिर स्वतः संज्ञान के माध्यम से भी ये महिलाओं के संरक्षण से संबंधित जो है कार्य अपने करती हैं। अब दोस्तों फैक्ट की बात करें तो आयोग की जो पहली प्रमुख थी उनका नाम आप याद कर लीजिए कि पहली जो प्रमुख थी इस आयोग की यानी कि पहली अध्यक्ष वो थी जयंती पटनायक। और जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो है रेखा शर्मा। तो अभी ये वर्तमान में कौन अध्यक्ष है वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इस आयोग को लाने का उद्देश्य क्या था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो उद्देश्य है वो भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए एक आवाज़ प्रदान करना है। जो इसका उद्देश्य है वो भारत में महिलाओं का जो अधिकार है उनके संबंधित मुद्दे या चिंताएं जो भी है मामले उनको एक राष्ट्रीय स्तर पर एक आवाज़ प्रदान करना, जिनसे जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों के लिए हक के लिए जो है लड़ सकें और उनको कहीं ना कहीं जो है दबाया नहीं जा सके। इसके लिए एक राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है प्रावधान किया गया, ये इसका एक उद्देश्य है। और आयोग ने ये अपने जो है अभियान में प्रमुखता के साथ दहेज, राजनीति, धर्म और नौकरियों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व तथा श्रम के लिए महिलाओं के शोषण को शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि जो भी समाज में या फिर किसी भी रूप में, जैसे कि अभी वर्तमान में भी आप देखेंगे कि तो चाहे जो पावर है या फिर पैसा या फिर परिवार के स्तर पर, तो सभी प्रकार से जो महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, चाहे वो दहेज के रूप में किया जाता हो या फिर किसी राजनीति के स्तर पर या फिर धार्मिक रूप से या फिर नौकरियों में जो है महिलाओं के ऊपर जो शोषण किया जाता है। या फिर आपने देखा है दोस्तों कि जिस प्रकार से अभी बॉलीवुड में भी एक अभियान चलाया गया था, मी टू अभियान यानी कि मी टू कैंपेन, जिसमें जो अभिनेत्रियां होती हैं उन पर कुछ शोषण जो किए गए हैं उसी के लिए जो मी टू अभियान भी चलाया गया था। तो आप इस कंडीशन से ये समझ सकते हैं कि जितने भी सेक्टर हैं या फिर चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हैं, घरेलू हिंसा के रूप में महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, तो इस आयोग ने उनको प्रतिनिधित्व यानी कि उनसे संबंधित जो शोषण है उसको भी इसमें शामिल किया है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ जो है पुलिस दमन और गाली गलौज को भी गंभीरता से लिया है। जैसा कि कभी आपने देखा होगा मूवीज़ या सीरियल्स में कि जब कभी महिलाओं से संबंधित शोषण होता है तो अगर वो रिपोर्ट्स पुलिस में कंप्लेंट दायर करने जाती है तो वहाँ पर भी उनसे गाली गलौज किया जाता है या फिर उनसे अभद्रता जो है व्यक्त जो है की जाती है। इस प्रकार से जो है इन संबंधित जब भी कभी उनके ऊपर जो है दबाव डाला जाता है तो वहाँ पर भी इसको गंभीरता से इसने आयोग ने लिया है, अपने उद्देश्यों में शामिल किया है। अब दोस्तों यहाँ पर इन लाइनों के माध्यम से आप इसकी भूमिका को समझ सकते हैं। तो दोस्तों बलात्कार पीड़ित जो महिलाओं के राहत और पुनर्वास के लिए बनने वाले कानून में राष्ट्रीय महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अप्रवासी भारतीय पतियों के अप्रवासी भारतीय दोस्तों यानी कि जो NRI होते हैं वे क्या करते हैं कि भारतीय लड़कियों से शादी करते हैं और फिर छोड़कर जो है विदेश चले जाते हैं। तो उनसे संबंधित मामले यानी कि जो NRI जो पति होते हैं उनके जुल्मों और धोखे की शिकार या परित्यक्त जो महिलाएं होती हैं, जो छोड़ दी गई महिलाएं हैं, उनको कानूनी सहारा देने के लिए आयोग की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय रही है। इन चंद लाइनों से आप इसकी जो है भूमिका को समझ सकते हैं कि इसने जितनी भी महिलाओं के सेक्टर में हैं उनको सशक्त बनाने के लिए कार्य भी किया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम देखते हैं इस महिला आयोग की संरचना क्या है, इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है। तो दोस्तों महिलाओं के हितों के लिए जो है एक समर्पित होगा, वो होगा एक अध्यक्ष। तो एक अध्यक्ष होता है इस महिला आयोग में, जैसा कि अभी वर्तमान में आपको मैंने बता दिया है कि कौन अध्यक्ष है। तो जो एक अध्यक्ष होगा उसे केंद्र सरकार जो है द्वारा मनोनीत किया जाता है। केंद्र सरकार चाहे जिसे महिला अध्यक्ष जो है बनाए जा सकती है, परंतु नॉर्मली जो भी अध्यक्ष बनेगा वो एक महिला ही होगी। इसके अलावा जो है अध्यक्ष के अलावा 5 सदस्य इसमें होते हैं इस आयोग में, और जो 5 सदस्य होंगे उन्हें केंद्र सरकार मनोनीत करती है। जो 5 सदस्य होंगे वो योग्य होने चाहिए। कानून अथवा विधान, व्यापार संघ, महिलाओं की उद्यमिता जो प्रबंधन, इसके अलावा जो महिलाओं के स्वैच्छिक संस्थान जो महिला कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए,
और उसके अलावा जो है प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण का अनुभव रहा हो। यानी कि इन वेरियस जो भी सेक्टर्स हैं जिनमें जो महिलाएं होगी उनका अगर अनुभव है, प्रशासन हो चाहे वो किसी समाज सेविका से जुड़ी हो या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा या इनमें अगर इन सेक्टर से जुड़ी हुई उनका अनुभव है तो उनको इस आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है, परंतु केंद्र सरकार उसे मनोनीत करती है। अब यहाँ 5 सदस्यों में से एक शर्त है दोस्तों यहाँ पर रखी गई है कि इनमें से कम एक सदस्य जो होगा वो या तो एससी का हो सकता है या फिर एसटी का हो सकता है। यानी कि कम से कम एक सदस्य तो इन कैटेगरी से लेना आवश्यक है, कर दिया गया है इसमें। अब इन सदस्यों के अलावा दोस्तों एक मेंबर और होगा जो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत करेंगे, वो होगा एक मेंबर सेक्रेटरी। ये मेंबर सेक्रेटरी जो होगा वो प्रबंधन या संगठनात्मक संरचना अथवा समाजशास्त्री गतिविधियों के विशेषज्ञ होगा। यानी कि जो एक मेंबर सेक्रेटरी इसको बनाया जाएगा इस आयोग में, वो मैनेजमेंट या फिर इस संगठन की संरचना से जुड़ा होगा या फिर अलग से समाजशास्त्री जो भी गतिविधियों से अगर कोई विशेषज्ञ होगा तो उसको यहाँ पर इसमें नियुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों ये संरचना यहाँ पर हमने देखी आयोग की। अब देखते हैं हम कार्य व अधिकार क्या है, ये करता क्या है और इसका अधिकार कितना है। सबसे फर्स्ट दोस्तों कि आयोग के कार्यों में संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं के लिए उपबंधित सुरक्षा उपायों की जांच और परीक्षा करना। यानी कि अगर महिलाओं संबंधित कोई भी कानून बनाया गया है या संविधान में अधिकार दिया गया है या फिर कुछ भी उपाय किए गए हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित, तो उन उपायों की जांच करना या फिर उन कानूनों की परीक्षा करना कि इन कानूनों से कहीं महिलाओं के हितों का संरक्षण हो पा रहा है या नहीं, उनको ये जज करते हैं, चेक करते हैं, जांचते परखते हैं। ये आयोग ये इस प्रकार से कार्य करता है। इसके अलावा साथ ही उनके प्रभावकारी कार्यान्वयन के उपायों पर सरकार को सिफारिश करना है। अगर उसने महिला आयोग ने जांचा किसी कानून को, अगर वहां पर उनको लगता है कि इसको जो है सुधारना चाहिए इस कानून को और उसको किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाए, इससे संबंधित सरकार को ये सिफारिश करता है। इसके अलावा जो है संविधान तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के विद्यमान जो है प्रावधानों की समीक्षा करना। अब दोस्तों सेकंड है इसके कार्य की, इसके अलावा संशोधनों की सिफारिश करना तथा ऐसे कानूनों में किसी प्रकार की कमी, अपर्याप्तता अथवा कमी को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय करना। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इन कार्यों को समझने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। अभी वर्तमान में जब लॉकडाउन लगाया गया भारत में कोरोना वायरस के दौरान, तो ये एक रिपोर्ट सामने आई कि जो लॉकडाउन लगा तो इस दौरान जो है जो घर में पारिवारिक हिंसा है यानी घरेलू हिंसा के मामले वो महिलाओं पर काफ़ी बढ़ गए हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसके पास अभी 350 के लगभग जो है शिकायतें पहुंची हैं, चाहे वो इंटरनेट या व्हाट्सएप के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग के पास पहुंची है। यानी कि इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जब कभी भी शिकायतें आएगी महिला अत्याचारों से संबंधित या चाहे घरेलू हिंसा संबंधित, तो वहाँ पर ये आके कार्य करता है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि पहले कॉन्सेप्ट में वो कानूनों की भी जांच कर सकता है और उनसे संबंधित उपाय भी सुझाता है और जो आयोग है वो सरकार से ये सिफारिश कर सकता है संशोधनों की कि अगर कोई कानूनों में कोई कमी है, वो अगर अपर्याप्त है, उसमें जो कमी को दूर करना है तो वहाँ पर जो है उपचारात्मक ये उपाय सुझाने का भी कार्य करता है। अब इसके अलावा दोस्तों की शिकायतों पर विचार करने के साथ साथ ये महिलाओं के अधिकारों के वंचन से संबंधित मामलों में अपनी ओर से ध्यान देना तथा उचित प्राधिकारियों के साथ मुद्दे उठाना शामिल है। जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग को बनाया ही इसलिए गया है ताकि एक आवाज़ जो है प्रदान की जा सके राष्ट्रीय लेवल पर, और ये करता है कि जो महिलाओं के अगर अधिकारों से वंचित उनको किया जा रहा है तो उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उनको जो उचित प्राधिकारी है यानी कि ऊपरी लेवल पे जो अधिकारी होते हैं उनसे संबंधित इसको मुद्दे उठाने वो जो है सके। ठीक है दोस्तों, ये भी कार्य महिला आयोग करता है। इसके अलावा दोस्तों की जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो भेदभाव और महिलाओं के प्रति अत्याचार के कारण उठने वाली विशिष्ट समस्याओं अथवा परिस्थितियों की सिफारिश करने के लिए अवरोधों की पहचान करना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी और सलाह देना
तथा उसमें की गई प्रगति का मूल्यांकन करना इनके प्रमुख कार्य हैं। यानी कि अगर कोई समस्या आ रही है, उनसे संबंधित जो शिकायतें आ रही हैं उनको निपटाने में कोई अवरोध आ रहा है तो वहाँ पर पहचान करना, अगर कोई उनके विकास से संबंधित कोई योजना बना रही तो उसमें भागीदार करना, सलाह देना, और जो कार्य किए जा रहे हैं महिला आयोग से संबंधित जो भी है उनकी अगर सुरक्षा संबंधित जो उपाय किए जा रहे हो तो उनकी जो प्रगति है उनका मूल्यांकन करना भी इसका कार्य है। साथ ही कारागार, रिमांड गृह जहां महिलाओं को अभिरक्षा में रखा जाता है आदि का निरीक्षण करना, और जहां कहीं आवश्यक हो उपचारात्मक कार्यवाही किए जाने की मांग करना इनके अधिकारों में शामिल है। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों कि जो रिमांड पर रखी गई महिलाएं होती हैं तो वहां पर किस प्रकार से उनको रखा जा रहा है, उन पर किसी प्रकार का कोई शोषण तो नहीं हो रहा। वहां पर ये महिला आयोग ये भी चेक करता है कि उनको पूरी जो है ढंग से जो है अच्छी तरीके से रखा जा रहा है, उन पर किसी प्रकार का कोई भी शोषण नहीं किया जा रहा है। ये महिला आयोग ये भी चेक करता है और उस पर कार्यवाही भी करता है। इसके बाद दोस्तों आयोग को संविधान तथा अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के रक्षोपायों के संबंधित महिला जो मामले होंगे उनकी जांच करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां इसको दी गई हैं। यानी कि कानून से संबंधित जब भी महिलाओं के उपाय संबंधित वहां पर आएगी तो इसको एक सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कार्य और हमने अधिकार देख लिए हैं और ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर इसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पर हमारी नोटिफिकेशन और आपको पीडीएफ दोनों उपलब्ध हो जाएगा। और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।